वापस महल में लौटते हुए अरण्या किसी से टकरा गई। उसने नाराज होते हुए उसके ऊपर नजर डाली। कौन बदतमीज है जो यूं रास्ते के बीचों बीच खड़ा है? आपने मुझे नहीं पहचाना? उसने जल्दी से अरण्या की तरफ देखकर कहा। अरण्या ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और फिर ना में अपना सिर हिला दिया। मैं क्षितिज, राजकुमार का सेवक। आपके यहाँ आने के बाद आपके रहने और बाकी सारी सुविधाओं का इंतजाम मैंने ही तो किया था। आप इतनी जल्दी मुझे भूल भी गए? उसने शिकायत करते हुए कहा। अच्छा हाँ, याद आ गया। पर सेवक जी, आप इतनी रात के यहाँ क्या कर रहे हैं? अरण्या ने अब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा। जी, मैं आपका बहुत बड़ा वाला प्रशंसक हूँ। कब से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, मगर आप मुझे अकेले में मिल ही नहीं रहे थे। क्षितिज ने शर्माते हुए जवाब दिया। मुझसे क्यों मिलना था आपको? अरण्या ने अब हैरानी से उसकी तरफ देखा। मतलब कोई उसका भी प्रशंसक हो सकता है, ये सोचकर ही उसे ताज्जुब हो रहा था। वो, मैंने सुना है आप असली वाले फूल खिला सकते हैं, वो भी यहाँ कानन वन से बाहर नवाजों में। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी असली फूल नहीं देखे। ठीक है, पर इसमें इतना शर्माने वाली कौन सी बात है? अरण्या को हंसी आ गई। जी, मैं वो फूल एक लड़की को देना चाहता हूँ, शायद इससे खुश होकर वो मुझसे शादी करने को राजी हो जाए। क्षितिज ने अब और भी ज्यादा शर्माते हुए जवाब दिया। तो ये बात है, और बदले में मुझे क्या मिलेगा? आखिर आपकी जिंदगी बन जाएगी इसके बाद, बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। अरण्या ने अब अकड़ते हुए उसकी तरफ देखा। जी, मैंने सुना है आप शक्तिपुंज तलाश रहे हैं ताकि अपनी शक्तियाँ बढ़ा सकें। मेरे पास शक्तिपुंज तो नहीं है, मगर ये अंडे हैं, आज ही राजकुमार ने मुझे दिए थे, मैं ये आपको दे सकता हूँ। क्षितिज ने अपने कपड़ों के अंदर से एक बड़ा सा लाल रंग का अंडा निकालकर उसे दिखाया। उसे देखकर अरण्या की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। इतना बड़ा अंडा? पर चलो ठीक है, राजकुमार ने दिया है तो बड़ा तो होगा ही। अभिराज ने अंडा दिया है? उसने मुझे बताया ही नहीं, वरना मैं खुद जाकर उसे बधाई देकर आता। क्षितिज ने थोड़ी उलझन के साथ उसकी तरफ देखा, और जैसे ही उसे समझ आया ये लड़का क्या कह रहा है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। आप गलत समझ रहे हैं, ये अंडा राजकुमार जी ने नहीं दिया है। पर अभी तो आपने कहा उसने अंडा दिया। मेरा मतलब है उन्होंने मुझे विशाल पक्षी का अंडा दिया है। इसमें बहुत ताकत होती है, इसे खाकर आपकी शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाएंगी। आप भी कमाल करते हैं। राजकुमार अविराज की अभी शादी कहाँ हुई है कि वो अंडा देंगे? क्षितिज ने हंसते हुए जवाब दिया। ये भी ठीक है। अरण्या ने भी अब हंसते हुए अपना सिर खुजाया। अच्छा, कौन से वाले फूल चाहिए आपको? मैं अभी आपके लिए उगा देता हूँ। कोई सा भी चलेगा, बस वो असली होना चाहिए, क्षितिज ने तुरंत जवाब दिया। अरण्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया। उसके हाथ से धीरे धीरे लताएं बाहर आने लगीं। पहले उन पर पत्तियां उगाईं और फिर उन पर लाल पीले खूबसूरत फूल भी निकल आए। लीजिए, जितनी मर्जी हो फूल तोड़ लीजिए। क्षितिज को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने सचमुच के फूल हैं। उसने जल्दी से सब फूलों को तोड़ लिया। उसने एक बार उन फूलों को सूंघा और फिर खुश होते हुए बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अब चलता हूँ। क्षितिज के जाने के बाद अरण्या अपने कमरे में आ गई। इतना बड़ा अंडा पाकर वो वैसे ही बहुत खुश हो गई थी। हालांकि उसे इस बात का अफसोस भी था कि वो बार बार शक्तिपुंज की तलाश में जाती थी, मगर हर बार उसे उससे कुछ अलग ही मिल जाता था। अब कुछ भी ना मिले उससे बेहतर तो यही था कि वो कुछ से ही काम चला ले। सो उसने उस अंडे को अभी ही खाने का मन बना लिया। सुबह जब वो जागेगी तब तक उसके अंदर कुछ और शक्तियाँ भी आ जाएंगी। उसने एक बड़े से बर्तन में अंडा उबलने के लिए रख दिया और इंतज़ार करने लगी। ज़्यादा देर नहीं लगी और बस 10 मिनट में ही अंडा उबलकर पानी से ऊपर आ गया। अरण्या ने उसे छीला और पूरा अंडा एक ही बार में खा गई। अरे वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट था। पता नहीं इसकी पक्षी कैसी दिखती होगी, अरण्या ने सोचा और सोने के लिए बिस्तर पर आ गई। रात काफ़ी गहरा चुकी थी, इस वजह से लगभग हर तरफ रोशनी बुझ चुकी थी। महल में अब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। बस आसमान में चमकने वाले चांद की रोशनी ही नजर आ रही थी। वनिका भी अपने कमरे में पड़ी आराम से सो रही थी कि अचानक किसी की चीखने की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल गई। इस वक्त इतनी तेज आवाज़ में कौन चिल्ला रहा है, ये सोचकर वो भी घबरा गई। एक बार फिर से आवाज़ आई। अरे, ये आवाज़ तो अरुण के कमरे से आ रही है। हे भगवान, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। वनिका तुरंत उसके कमरे की तरफ दौड़ी। अंदर अरण्या यानी कि अरुण बिस्तर पर अपने पेट पकड़कर रोए जा रहा था। अरे अरे, ये क्या हो गया तुम्हें, रो क्यों रहे हो? वनिका ने परेशानी से उसे देखा।
मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पेट फट जाएगा। अरण्या ने बड़ी मुश्किल से कराहते हुए जवाब दिया। हाय हाय, ऐसा भी क्या खा लिया? रुको, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ, वनिका ने कहा और बाहर की तरफ चली गई। मगर वैद्य जी के पास जाने से पहले ही उसे अभिराज मिल गया। अरे दादी माँ, इतनी रात के आप कहाँ जा रही हैं, वो भी इतनी हड़बड़ी में? सब तेरी गलती है। क्या खिलाया मेरे अरुण को तूने? बेचारा पेट दर्द से तड़प रहा है। मैं वैद्य जी से काढ़ा लेने जा रही हूँ, वनिका ने उसे डांटते हुए कहा और वहां से चली गई। मगर मैंने उसे क्या खिलाया? अभिराज ने उलझन से उस तरफ देखा जिधर वनिका गई थी और फिर तेजी से अरण्या के कमरे की तरफ बढ़ गया। ये पौध भी ना हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करती ही रहती है। पता नहीं अब क्या किया है इसने। जैसे ही उसने अरण्या के कमरे का दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। एक विशालकाय सांप ने अरण्या को चारों तरफ से लपेट रखा था। एक नज़र में उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अब उसे खाने ही वाला है। खबरदार, अगर उसे नुकसान पहुंचाया तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे, छोड़ दो उसे, अभिराज ने उसे चेतावनी देने वाले अंदाज में कहा और उससे लड़ने को तैयार हो गया। नागेश ने अपनी आंखें खोलकर एक बार अभिराज की तरफ देखा और फिर अपने असली रूप में आ गया। उसने लाल रंग की शर्ट और ब्लैक कलर का ट्राउजर पहन रखा था। अरण्या को उसने बिस्तर पर आराम से लिटा दिया और फिर अभिराज की तरफ मुड़ा। कौन हो तुम? अभिराज ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें इसे विशाल पक्षी का अंडा खाने नहीं देना चाहिए था। अरण्या का शरीर इतनी ज़्यादा गर्म तासीर वाली चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस वजह से उसे पेट में दर्द होने लगा था। आगे से ध्यान रखना। बजाय अभिराज के सवाल का जवाब देने के, नागेश ने उसे हिदायत दी। अभिराज ने उसे उलझन से देखा, मगर जब उसने कमरे में अंडे के छिलके पड़े देखे तो उसे सब समझ में आ गया। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। पहनावे से तो तुम धरती के लग रहे हो, मगर असलियत में तुम एक जंगली शैतान हो। आखिर तुम अरण्या को कैसे जानते हो और उसके पीछे यहाँ तक कैसे आ गए? जंगली शैतान? नागेश को अब हंसी आ गई। हम जैसों के नवाजों में अब तक ये परिभाषा दी जाती है। मुझे तो लगा था इतने सालों में काफ़ी कुछ बदल गया होगा। बस यूं समझो कि अरण्या ने मुझे बुलाया और मैं उसकी मदद को चलाया। अभिराज ने एक नज़र अरण्या पर डाली जो अब सो चुकी थी। तो तुम्हें उसकी असलियत पता है? बहुत अच्छी तरह से। और याद रखना, उसके साथ मैं हमेशा हूँ, इसलिए उसके साथ कुछ गलत करने का ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना। इस बार नागेश का लहजा सख्त हो गया था। अभिराज, मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे वापस नहीं जाना। मुझे यहीं रहना है तुम्हारे साथ। अरण्या नींद में ही बड़बड़ाई। नागेश और अभिराज की नज़र आपस में टकराई और अभिराज के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसे ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि अरण्या उस पर कितना भरोसा करती थी। उसने आगे बढ़कर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो।